आवाज़ सही है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठंड बढ़ते जा रही है ना। हमें लगता है कि हम मुझे ही केवल ठंड लग रही है क्या? कहाँ तक कल पहुँचे थे हम लोग? तो आज चलेंगे हम लोग, लेकिन कल के क्लास को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ना। कल हम लोग चले थे कहाँ से? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास मूल से शुरू हुई थी, तो उसमें एक छोटा सा पारिभाषिक शब्द पहले बचा हुआ था कि समन क्या है, उसका अर्थ क्या है, और समन प्रयास में हम किन किन कार्यों को शामिल करते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समझने के लिए थोड़ा सा हमने कहानी टाइप का समझ लिया था। फिर हमने उसमें पहला देखा कि 1972 से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू हुए। फिर हम 72 के बाद 90 के दशक में आ गए, जिसको हमने अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया आपदा न्यूनीकरण के लिए। फिर तीसरा 1994 में हमने देखा कि एक आपदा राहत समन्वयक बनाया गया, जो आकस्मिक आपदाओं के लिए होता है। फिर हमने 3 यूएन रणनीति को पढ़ा, जिसमें एक याकोहाम रणनीति है, दूसरा ह्यूगो रणनीति है, और तीसरा सेंदाई रणनीति है। फिर उसमें जो जो मूल पार्टें हैं हमने उसको जान लिया। उसके बाद हमने देखा कि एक आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन 2019 में वो अस्तित्व में आया था, और उसमें हमने देखा कि 3 पार्ट था कि वो किस प्रकार का संगठन है। तो हमने देखा कि उसमें सरकारें भी शामिल है, निजी क्षेत्र शामिल है, बहुत सारे बहुपक्षीय विकास बैंक और कई सारी संस्थाएं शामिल हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे कि उसका जो सम्मेलन हुआ 2024 में, वो भारत में। उस सम्मेलन में कुछ खास वैसे था नहीं, इसलिए हमने उसमें कुछ पॉइंट आपको बताया नहीं था, बट उसका एक रिपोर्ट आया था द्विवार्षिक, जिस पर हम लोग गए थे। तो उसमें 2 की पॉइंट था कि एक, अगर हमें आपदा जोखिम कम करना है तो हमें एक लचीली व्यवस्था को अपनाना होगा, और दूसरा उसमें था कि प्रकृति आधारित समाधान को अपनाना होगा। तो फिर प्रकृति आधारित समाधान क्या है, इसको हम किस तरह उदाहरण से समझे, वो हमने देखा था। यहीं तक हुआ था। आज हम लोग चलेंगे तो थोड़े से कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बचे हुए हैं, उसको चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम राष्ट्रीय प्रयासों में चलेंगे, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में आपदा प्रबंधन पर एक छठा वैश्विक सम्मेलन हुआ था, ये नवंबर 2023 में हुआ था ना। नवंबर 2023 में, और ये हुआ था उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था, और इसका जो विषय था मूल रूप से जिस पर यह आयोजित था, वो था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा आपदा जोखिम समन। आपदा जोखिम समन। कई बार जो है ना, स्टेट पीसीएस सब में थीम पूछ लिया जाता है ना। तो ये और खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने जाते हैं, तो वो थीम बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, तो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसमें जो मूल डिक्लेरेशन है, जिसको आप देहरादून घोषणा पत्र कह सकते हैं, देहरादून घोषणा पत्र। तो देहरादून घोषणा पत्र में 4-5 पॉइंट पर फोकस किया गया। सबसे पहले देहरादून घोषणा पत्र में फोकस किया गया, इसमें इसमें फोकस किया गया कि पर्वतीय
पर्वतीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, है ना। पर्वतीय पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है, इस पर इसमें फोकस किया गया। दूसरा इसमें था कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में आपदा पर्वतीय क्षेत्र में जोखिम आपदा जोखिम कम करना आपदा जोखिम कम करना। और पर्वतीय क्षेत्र में आपदा जोखिम कम करने के लिए इसमें दो की पॉइंट पर फोकस किया गया था। पहला था कि युवाओं को, खासकर जो पर्वतीय राज्य के युवा हैं, युवाओं को युवाओं को आपदा जोखिम कार्यक्रम में शामिल करना। आपदा जोखिम कार्यक्रम में शामिल करना। और दूसरा इसमें था कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना, है ना। तो ये चार की पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब कभी मेंस में आ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में इसका उल्लेख हमें ज़रूर करना है ना। ये जो बेसिकली 2023 में सम्मेलन हुआ था देहरादून में, उसमें था क्या कि उससे पहले लिख लिए हैं आप इसको। तो ठंड में हाथ भी कम चलते हैं क्या? अभी का ठंड जो है ना, कान को बहुत प्रभावित करता है, कान में सीटी बजने लगते हैं। थोड़ा सा समझने इसको। तो 2022 में क्या था, एक आगे उस पर चर्चा होगी भी। 2022 में एक ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, या न्यू कैसले कहते हैं। उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, खासकर किस पर, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में पढ़ेंगे भी हम लोग। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का अर्थ होता है कि कोई अगर हिमानी निर्मित झील है, उस हिमानी निर्मित झील के टूटने से जो अचानक आने वाला फ्लड होता है, बाढ़ है, उसी को हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो उच्च एशिया का क्षेत्र है, उच्च एशिया का क्षेत्र विश्व में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से जो है प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, या उच्च एशिया सबसे अधिक वेनरेबल क्षेत्र है। उच्च एशिया की जब हम बात करते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हिंदू कुश श्रेणी है, हिंदू कुश से लेकर जो हमारा पूर्वांचल हिमालय तक का क्षेत्र है, इसको उच्च एशिया कहा जाता है। यानी कि पूरी की तरह से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो हो गया वो है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। केवल इस पर्वतीय क्षेत्र में ही कम से कम 3 मिलियन आबादी है। 3 मिलियन आबादी कहने का अर्थ हो गया 30 लाख, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से प्रभावित हो सकता है, और उसके लिए आबादी सेंसिटिव है। और यह न केवल भारत में है, बल्कि विश्व में जहाँ भी इस तरीके से स्थितियां हैं, वो क्षेत्र जो है सो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है।
तो उसके बाद जो है ये सम्मेलन हुआ था देहरादून में, क्योंकि वो 2022 में रिपोर्ट आया था, 23 में ये सम्मेलन हुआ है। तो इस सम्मेलन में जो है सो फोकस थीम क्या है, जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा जोखिम। ये प्रश्न मेंस में अलग से भी आ सकता है कि क्या जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाएं बढ़ रही है, हम आज उस पर चर्चा भी करेंगे। और एक इंटरलिंक इसका और होगा कि क्या जलवायु परिवर्तन जो आपदा को बढ़ावा दे रहा है, क्या उससे खाद्य सुरक्षा किस हद तक प्रभावित हो रही हो, विशेषकर भारत या जो अफ्रीकी देश है उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। अगर आपने 2024 का पहला पेपर का प्रश्न देखा होगा तो उसमें भी था जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से जोड़कर पूछा गया था। तो यहाँ पर आपदा को जलवायु परिवर्तन से और खाद्य सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर पूछा जा सकता है, उस पर चलेंगे। तो इसलिए इसमें थीम रखा गया कि हम पर्वतीय क्षेत्र पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो समुदाय हैं वो ज़्यादा सुभेद्य हैं, वनरेबल हैं। तो दो मुख्य इसमें शामिल किया गया कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करना चाहते हैं तो हमें पर्वतीय पारिस्थितिकी का संरक्षण करना होगा। अगर आप हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय में अगर हाल के वर्षों में आपदाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम आप भी उत्तरदायी हैं कि नहीं, उत्तरदायी हैं, है ना। कि हमने पश्चिम हिमालय में टूरिज्म के विकास के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बड़े बड़े ऊंचे क्षेत्र में अपने होटल रिसोर्ट बना लिया, उसके कारण डिफोरेस्टेशन हुआ है। एक उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में कम से कम 40 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो निसंदेह इससे पर्वत का पारिस्थितिकी बदला होगा जो आपदाओं को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इसमें फोकस किया गया कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में आपदा को कम करना चाहते हैं या आपदा जोखिम को कम करना चाहते हैं तो हमें पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना होगा। और दूसरा था कि पर्वतीय जोखिम कम करना है, यानी कि जानमाल की क्षति और नुकसान को कम करना है, तो दो चीज़ों पर हमें वहाँ पर फोकस करना होगा। एक, पर्वतीय क्षेत्र के उस क्षेत्र में या उस राज्य के रहने वाले जो युवा लोग हैं, उन युवाओं को हमें क्या करना होगा, आपदा जोखिम कार्यक्रम में शामिल करना होगा। और इसके अलावा हमें वहाँ पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है कि हम कम्युनिटी बेस्ड अगर मजबूती कर लेते हैं तो फिर क्षति या नुकसान को हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो दो लाइन ही अगर मेंस में पूछेगा एक क्वेश्चन के रूप में कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बताइए, तो जितना भी हम लोगों ने चर्चा किया है सब दो दो तीन तीन लाइन में आना चाहिए। उसमें आपको कोशिश यही करना होगा कि हर एक इनिशिएटिव का जो है क्रंच पॉइंट निकालें और दो दो लाइन में हम लिखते जाएं कि यहाँ हुआ, इसका थीम ये था और इसमें इस पर फोकस किया गया है। ठीक है। एक और है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जैसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत सम्मेलन, है ना, एशिया प्रशांत सम्मेलन, एशिया प्रशांत सम्मेलन। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो ये एशिया प्रशांत सम्मेलन है, इसमें इसका आयोजन जो हुआ है ये 2024 में है और इसका जो स्थान है ये फिलीपींस में हुआ है ना, फिलीपींस में। फिलीपींस की जो कैपिटल सिटी है फिलीपींस के मानीला में हुआ है, मानीला में। इस सम्मेलन का जो आयोजक है, आयोजक इसका या जिसके अंतर्गत ये आयोजन किया था उसको हम कहते हैं यूएन आपदा राहत समन्वयक, यूएन आपदा राहत समन्वयक कार्यालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये जो यूएन आपदा राहत समन्वयक कार्यालय है ये करता क्या है, तो बेसिकली यूएन एवं आपदा प्रभावित, यूएन एवं आपदा प्रभावित देश के मध्य
समन्वय का काम करता है कि कार्यक्रम कैसे संचालित हो, समन्वय का कार्य करता है। तो इसी के द्वारा जो है ये सम्मेलन आयोजन कराया गया था। और जैसे कल भी हमने बताया था कि इसमें जो विषय था चर्चा का, जिस पर विषय किया गया, वो मूलतः 3 विषय था। एक इसमें विषय था जिसको हम कहेंगे सहयोग का विषय था। दूसरा जो इसमें विषय था वो था वित्तीय। और तीसरा जो इसमें विषय था वो था कि एक तरीके से जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपको या सेंदाई लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल है ना। सेंदाई लक्ष्यों को सेंदाई लक्ष्यों को प्राप्त करने पर तो यही सम्मेलन कल किसी ने चर्चा भी किया था आप लोगों में से कि सर एशिया प्रशांत सम्मेलन कुछ हमने कहा था कि कल हो जाएगा। तो यही सम्मेलन हुआ है एशिया प्रशांत के। और एशिया प्रशांत देश की हम बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है कि एशिया महाद्वीप का वह देश जिसकी सीमा किससे लगता हो, प्रशांत महासागर से। इसका अर्थ है कि रूस से लेके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक का जो क्षेत्र हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, एशिया पैसिफिक कहते हैं। यानी कि रूस हो गया, उसके नीचे आप पाएंगे जापान हो जाएगा, ताइवान है, चीन है, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया के कई सारे देश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाएंगे। तो इन देशों पर आयोजित था ये सम्मेलन। और आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, तो यूएन आपदा राहत समन्वयक कार्यालय द्वारा। कल हम लोगों ने चर्चा किया था, उसी के द्वारा ये आयोजन कराया जाता है। और इसका काम क्या है ये हम लोग जान, 3 की पॉइंट था इसका। कि कल भी हमने कहा था कि जो 2022-23 में एक रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि विश्व में एशिया प्रशांत जो है आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। इस चर्चा में भी इस बात पर जिक्र किया गया कि जो एशिया प्रशांत है वो विश्व में सबसे अधिक आपदा से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। और अगर हम सेंदई लक्ष्यों को, मूल चर्चा उसी पर था कि सेंदई लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उस पर उसमें 3 बिंदुओं पर फोकस किया गया कि हमें सहयोग पर बल देना चाहिए। किसको सहयोग पर बल देना चाहिए, तो चूंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था तो उन्होंने 2 की बातें इसमें बताई कि हमें अल्प विकसित और विकासशील जो देश हैं उनको हमें सहायता करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बड़े तौर पर देखेंगे तो जो भी जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाएं हो रही है, उस आपदा में मूल कारण आप देखेंगे तो बड़े देशों का योगदान है। ऐसा इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है उसमें न छोटे विकासशील द्वीपीय देशों का नगण्य योगदान है, नहीं के बराबर योगदान है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो ग्रीन हाउस गैस प्रेरित है उसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, चाइना का है, फिर अमेरिका का है। संगठन के तौर पर चले जाएंगे तो तीसरे स्थान पर यूरोपीय यूनियन का हो जाएगा, है ना। तो इन देशों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन दुष्प्रभाव झेलना किसको पड़ता है, छोटे देशों को, जिनके पास वित्त की सुविधाएं कम है, तकनीकी सुविधा कम है, गरीब हैं, पिछड़े हैं, अल्प विकसित हैं। उन देशों के ऊपर जलवायु जनित आपदाओं का दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस सम्मेलन में फोकस कहा खासकर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कि हमें ऐसे देशों की सहायता करनी चाहिए, हम उन्हें सहयोग करना चाहिए। तो अल्प विकसित विकासशील जो छोटे देश हैं उस पर इसमें फोकस। दूसरा, अब आप सहायता कैसे करेंगे, तो इसके लिए इसमें कहा गया कि हमें उन देशों में जलवायु या जोखिम को कम करने के लिए क्षमता का विकास करना होगा, अनुकूलन को बढ़ावा देना होगा। उसके लिए हमें उन देशों को वित्तीय सहायता भी करनी चाहिए। तो वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता करेंगे तब जाकर इन देशों में क्या होगा, जलवायु जोखिम कम हो पाएगा और आपदा से होने वाले जानमाल की क्षति या नुकसान को हम कम कर पाएंगे। और तब हम कहाँ पर जा पाएंगे, सेंदई लक्ष्य जो हमारा है वहां पर हम पहुंच पाएंगे। तो मूल 2030 तक है और सेंदई लक्ष्य का समय समय पर इवैल्यूएशन होता है कि इसमें हमने कितनी अभी प्रगति की है। इसके लिए एक संयुक्त राष्ट्र का मंच भी है जो सम्मेलन का आयोजन करता है और समय समय पर इसकी प्रगति की समीक्षा करता है कि हमने कितने आगे इसमें प्रगति की है। तो 3 की पॉइंट हो गया। सहयोग किसके लिए था, तो मूल फोकस इसमें किस पर था, विकासशील, इसको लिख लेंगे आप, विकासशील एवं
अल्प विकसित देशों पर, अल्प विकसित देशों के लिए था कि हमें फोकस करना चाहिए और इन देशों को हमें क्या करना चाहिए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना चाहिए ताकि ये देश जो है संदेह लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, है ना। तो बस इतना ही आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये 3 की पॉइंट था और इन देशों को ये कहा गया था कि हमें सहयोग करना चाहिए। बढ़े आगे, एक नीचे लिखिए हेडिंग, इसी में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में ही जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, है ना। एक क्वेश्चन अगर हो जाए यहाँ पे, एक पीडीएफ हमने भेजा था, लगाए हैं क्या? नहीं है इसमें, आप हेडिंग बना लीजिए पहले। बना लिए हैं? आप बोर्ड पर आ जाइए, देखिए एक हमने प्रश्न के फॉर्मेट में इसको ढाल दिया है और प्रश्न इस तरीके से आएगा, बिल्कुल आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। जब आप 23, 24, 25 जब भी आप कहीं स्टेट पीसीएस या मेंस लिखने जाएंगे तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे। प्रश्न हमने कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तर्कपूर्ण विश्लेषण करें कि जलवायु परिवर्तन आपदा जोखिम को बढ़ा रहा है। हमने इसका फॉर्मेटिंग कर दिया है कि हमें इस पर उत्तर किस तरीके से लिखने की जरूरत है। तो परिचय जो है उसमें हम किसके बारे में बताएं कि जलवायु परिवर्तन और आपदा में संबंध तथा कुछ आंकड़ों के साथ हमें ये बताना है कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से डिजास्टर को बढ़ावा दे रहा है ना। तो अगर आप देखेंगे क्या इस प्रश्न को समझने के लिए, क्या भारत में बाढ़ और सूखे की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्या भारत में गर्म लहर का प्रकोप बढ़ रहा है, शीतलहर जैसी आपदाओं का प्रकोप बढ़ रहा है, असामयिक वर्षा अधिक हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मौसमी आपदा कहते हैं। और मौसमी आपदा जो होती है वो किसी न किसी रूप में जलवायु प्रेरित घटनाओं से लिंक होता है, क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उस हिसाब से विश्व के विभिन्न भागों में, खासकर जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है उस क्षेत्र में ऐसे आपदाओं का प्रकोप बढ़ रहा है। तो इसमें हमें यही संक्षिप्त में जब इस प्रश्न को लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है संक्षिप्त में। और वास्तव में वो जो जलवायु परिवर्तन है वर्तमान समय का, जो एंथ्रोपोजेनिक है या मानव जनित है, उस जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जलवायु जनित आपदाओं के प्रकोप में वृद्धि हो रही है। तो उसको हमने मुख्य भाग का जो उत्तर होगा उसमें हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है कि एक क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण जैविक आपदा के प्रकोप में वृद्धि हो रही है। आप देखेंगे कि अभी विश्व में अगर आप देखेंगे बड़े तौर पर, तो जैसे ये 0 डिग्री हो जाए तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसका विस्तार हो रहा है ना। क्यों विस्तार हो रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसके कारण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया का विस्तार होगा तो बेसिकली इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये इन्हीं अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं मच्छर जनित होते हैं। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो मच्छर का जो लार्वा होता है वो तेजी से ग्रो करता है। इसलिए आप देखेंगे कि नॉर्मली अब समय तो नहीं रह गया है लेकिन डेंगू का प्रकोप ग्रीष्म में दिल्ली सब में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस तरह के कंडीशन में ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए ये जो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे विश्व में डेंगू, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस या मलेरिया जो मच्छर जनित बीमारियां हैं इनके प्रकोप में वृद्धि हो रही है। और न केवल प्रकोप में वृद्धि हो रही है, हाँ कर सकते हैं, चर्चा होगी इस पर। तो ना केवल इसके प्रकोप में वृद्धि हो रही है बल्कि इन बीमारियों के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। 2 शब्द है यहाँ पे, प्रकोप में वृद्धि होना यानी पहले से फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, और क्षेत्र के विस्तार का अर्थ हो गया कि अगर पहले इन बीमारियों का प्रकोप पृथ्वी के 40 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों तक था तो अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका एरिया ऊपरी अक्षांशों की ओर बढ़ रहा है, ये इसका अर्थ है।
दूसरा हमने लिखा है कि मौसमी आपदाओं के प्रकोप और आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। क्या गर्म लहर नहीं, आप देखो यूरोपीय कंट्रीज सब गर्म लहर को महसूस करते हैं, जो टेम्परेट सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट दशाओं में अवस्थित हैं, जबकि उन देशों में गर्म लहर का प्रकोप होना नहीं चाहिए। यूरोप पिछले बार भी गया था ना काफी। दूसरा आप देखेंगे कि शीत लहर के प्रकोप में वृद्धि, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति बढ़ रही है। 2012-13 से पहले भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन शायद जो पढ़ते थे और जो पढ़ाते थे वही जानते थे, लेकिन अब आप देखते होंगे कि हर एक साल ऐसा होता है जब 2-3 साइक्लोन भारत में आ जाता है। कुछ बंगाल की खाड़ी से, एक आध अरब सागर से आ जाता है। और न केवल हमारे यहाँ बल्कि जहाँ पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्षेत्र है उस सभी क्षेत्रों में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसकी प्रचंडता बढ़ रही है। और इसकी फ्रीक्वेंसी और प्रचंडता बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है कि एसएसटी बढ़ रहा है। एसएसटी बढ़ने का क्या अर्थ हुआ कि समुद्र के सतह का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका पूरा मैकेनिज्म सागर से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे एसएसटी बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी, प्रचंडता, सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वो है वनाग्नि का खतरा बढ़ते जा रहा है। भारत में भी आपने देखा होगा कि पिछले साल अप्रैल मई टिल जून, जब तक मानसून वर्षा शुरू नहीं हो गई थी, तब तक उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर वनाग्नि की घटना हुई थी। अभी आप देखो शीत ऋतु का समय गुजरा है और कैलिफोर्निया में वनाग्नि की घटनाएं काफी विकराल रूप हुई है। कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जरूर है। फिर असामयिक वर्षा एवं बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह के आपदाओं के प्रकोप में वृद्धि हुई है। फिर जब आप जाएंगे तो निष्कर्ष में क्या होगा हमारा कि आपदा न्यूनीकरण के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, जलवायु शमन करना है, अर्थात जलवायु परिवर्तन को हमें रोकने की जरूरत है। क्योंकि ये आपदाएं बढ़ किसके कारण रही है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण। तो जब तक हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम इन आपदाओं की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को कम नहीं कर पाएंगे। तो हमें निष्कर्ष में जब जाना है इसमें देखिए, इस पेज में क्या है कि मूल कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन इन चीज़ों को बताने के लिए कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर कुछ डेटा के माध्यम से आप बता पाएँ कि हाँ इस तरीके से ऐसी चीज़ें हैं, तो वो आंसर क्या हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। तो हमने कुछ यहाँ पर डेटा यूज़ कर लिया है। जैसे साइक्लोन है तो क्या हो सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस के तहत सबसे विनाशकारी तूफान आज की तुलना में 2 गुने होने का अनुमान। हमने संक्षिप्त कर दिया इस पॉइंट को। हमने 2015 में पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें हमारा लक्ष्य क्या है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को अधिकतम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने देना है, इससे ऊपर हमें बढ़ने नहीं देना है। तो एक आंकड़ा है कि अगर उतनी तापमान बढ़ती है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कितना हो जाएगा, 2 गुना। यानी आज अगर भारत में एक साल में 4 आते हैं तो आने वाले समय में ये 8-10 के पास पहुंच जाएगा। तो आप समझ लीजिए वो विनाश कितना उत्पन्न करेगा। फिर दूसरा हमने लिखा है कि दुनिया भर में अत्यधिक सूखे से पीड़ित लोगों की संख्या 80 वर्ष से भी कम समय में क्या हो सकती है, 2 गुनी। यानी कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो जो सूखे से प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या आज अगर x है तो उसको 2x होने में कितना लगेगा, 80 साल से भी कम का समय लग जाएगा। यानी कि इस शताब्दी के अंत तक ऐसे लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुने। तीसरा है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस के लिए अत्यधिक दैनिक वर्षा की घटनाएं लगभग 7% तक बढ़ जाएगी, ऐसा आईपीसीसी की रिपोर्ट 2021 में कहा गया है। तो अगर वर्षा बढ़ती है तो ये भी तो फ्लड का कारण बनेगा और कई प्रकार से पर्यावरणीय नुकसान ये करेगा। फिर हमने लिखा हीट वेव, अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता से गर्मी का तनाव 2100 तक सालाना 1.2 बिलियन लोगों को क्या कर सकता है, प्रभावित करेगा, है ना। तो जिस दर से तापमान बढ़ रहा है अगर वो बढ़ता है केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो इतने आबादी इससे प्रभावित सालाना हो सकते हैं। तो ये कुछ जो है ना होना चाहिए। जैसे 2050 तक मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों को फैलने वाले मच्छर अनुमानित 500 मिलियन से अधिक लोगों तक क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वार्मिंग बढ़ेगा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया ऊपरी अक्षांशों की ओर फैलेगा, अधिक जनसंख्या के ऊपर इसका प्रभाव जाना शुरू हो जाएगा।
फिर है समुद्र के स्तर में वृद्धि से तटीय बाढ़ की घटनाओं से 2100 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20% तक की गिरावट या खतरा होने का अनुमान है। तो उस पॉइंट में ये जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे वो सब लिखेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके कारण इस तरह की आपदाओं का प्रकोप बढ़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है कि मौसमी आपदाएं कैसे बढ़ रही है, जैविक आपदाएं कैसे बढ़ रही है। लेकिन इन बातों को प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का हवाला लेना होगा कि हाँ साइक्लोन इस तरीके से बढ़ सकते हैं, इस तरीके से ये बढ़ सकता है। तो जब हम इस फैक्ट के माध्यम से कुछ बात कहते हैं तो वो तर्कपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी बातों के फेवर में एविडेंस को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम वैसे नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे ये हमारा एविडेंस है। तो एक ये पॉइंट ध्यान में रखना है और इस पर क्वेश्चन आएगा मेंस में भी कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से आपदाओं को बढ़ावा दे रहा है और हम उसके शमन के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चीजें है ना। तो इसको लिखाना पड़ेगा या समझ में आ गया? ये तो पीडीएफ लिखवा दे, इसमें लिखाने की जरूरत है ना? पीडीएफ में है, ये हो जाएगा ना ये। इसमें एक जो हम लोग चले थे, हेडिंग क्या था हम लोगों का, उसमें जो हमने आपको लिखाया था जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, फॉर्मेटिंग वैसे करा देते हैं ना, वैसे ही जैसे है ना, तो आप कर लीजिए फॉर्मेटिंग जैसे चर्चा हुई है वैसे ही। तो जब आप इसको लिखेंगे तो एक सेगमेंट आपका क्या होना चाहिए, परिचय का, जिसमें आपको बताना है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा में अंतर संबंध है ना, आपदा में अंतर संबंध। तो ये तो अब 2 लाइन लिखा जा सकता है ना, कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखेंगे आप। पर्यावरण की क्लास हुई है ना? हाँ तो फिर क्यों नहीं होगा। भूलते सब हैं, रिवीजन करने की जरूरत होती है। भूलना और सीखना इस पढ़ाई की प्रक्रिया का अंग है। अब उसमें होता क्या है कि जब आप भूलते हैं तो उसको आपको रिवीजन करना चाहिए। तो रिवीजन 10 दिनों पर, 15 दिनों पर एक समय सेट कर लें कि इन चीज़ों को हमें रिवीजन करने की ज़रूरत है ना। दूसरा, जब आप प्रश्न में जाएंगे तो इसका मुख्य भाग हो जाएगा, मुख्य भाग, और मुख्य भाग में क्या है कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार आपदा को बढ़ावा दे रहा है, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार आपदा को बढ़ावा दे रहा है। तो इसमें अब आप दो तरफ हो जाएंगे। एक तरफ हो जाएगा जो जैविक आपदा है, जैविक आपदा या महामारी, महामारी के प्रकोप में वृद्धि हो रही है, महामारी का प्रकोप। और दूसरा हो जाएगा जो मौसमी आपदाएं हैं, मौसमी आपदाएं। तो मौसमी आपदाओं के प्रकोप में वृद्धि हो रही है, ये आपको बताना है। मौसमी आपदाओं के प्रकोप में वृद्धि है ना। अब ये जो मौसमी आपदाओं के प्रकोप में वृद्धि हो रहे हैं, इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल बता देना है, जैसे कि इसके कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है अधिक आ रहा है, चक्रवात की आवृत्ति बढ़ी है, आवृत्ति एवं प्रचंडता। प्रचंडता का क्या अर्थ होता है? प्रचंडता यानी उसको दुष्प्रभावित करने की क्षमता ज्यादा हो गई। आवृत्ति का हो गया नंबर ऑफ साइक्लोन, कि अगर एक साल में कहीं पर 2-3 आ रहे थे तब उसकी संख्या बढ़कर 4-5 हो गई है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि गर्म लहर, हीट वेव, गर्म लहर और शीत लहर के प्रकोप में वृद्धि हो रही है।
फिर चौथा इसके कारण क्या हो रहा है कि असामयिक असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि, इसके कारण बाढ़ और सूखे की फ्रीक्वेंसी, बाढ़ एवं सूखा, और साथ ही साथ जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो विश्व के विभिन्न भागों में क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें जब हम जाएं तो कुछ बता दें कि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, है ना, मच्छर जनित बीमारियों बीमारियों के क्षेत्र एवं प्रकोप में वृद्धि, प्रकोप में वृद्धि हो रही है। क्षेत्र का क्या अर्थ हो गया कि ये पहले लगभग 40 डिग्री अक्षांश तक था, अब इसका क्या हो चुका है, विस्तार हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी वाले क्षेत्रों का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो अब इसमें जैसे कुछ उदाहरण हो जाए, जैसे मलेरिया है, इस तरह के बीमारी का, मलेरिया है, डेंगू है ना, जापानी इंसेफेलाइटिस है ना। तो हमें कुछ एग्जाम्पल हमें याद रखना है, इंसेफेलाइटिस, है ना। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस ये बिहार सब में काफ़ी होता है। कुछ इसका लोग लीची से संपर्क जोड़ते हैं। आप देखेंगे कि जब गर्मी का समय आएगा तो मुजफ्फरपुर सबके एरिया में ये बीमारी ज़्यादा होती है, कुछ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सबके एरिया में ये बीमारी ज़्यादा होती है। कुछ एरिया है जहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि लीची के आने के साथ ही, उसके सेवन करने के साथ इस तरह के प्रकोप में वृद्धि होती है ना। तो मलेरिया है, डेंगू है, जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों के प्रकोप में वृद्धि हुई है। ठीक है, बढ़ें आगे। एक और यहाँ लिंक ले लेते, वनाग्नि है, ऊपर करना है। आप लोग लीची खाते हैं? 2 साल से नहीं खाए हैं। लिख लिया है, बढ़ें आगे। तो इसमें एक और चीज लिंक कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वो लिंक क्या है, फिर आपको सुनने की जरूरत है, ध्यान से देखिए, फिर उसका भी हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेंगे। एक प्रश्न हो सकता है कि जैसे क्या करने की आवश्यकता है, वो तो हमने बता दिया है। एक प्रश्न हो सकता है कि आपदा और खाद्य सुरक्षा से इंटरलिंक करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहीं पर जलवायु परिवर्तन और आपदा, तो आपदा और फूड सिक्योरिटी को इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ बना दिया है, और वो क्वेश्चन है कि बढ़ता आपदा जोखिम खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है, भारत के विशेष संदर्भ में बताएं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कुछ हमने बता दिया है ना, ये एक तरीका है प्रश्नों को समझने का और प्रश्नों को लिखने का। जैसे हमने इस प्रश्न को क्या किया है कि जब कोई भी प्रश्न आए तो पहले आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। छोटे टुकड़ों में कहने का अर्थ है कि उस प्रश्न के कितने पार्ट हैं, उसमें किस चीज़ की डिमांड है, वो एक हो जाए। तो नॉर्मल किसी भी प्रश्न का हम 3 पार्ट बना सकते हैं। एक उसका, जब प्रश्न की आप शुरुआत करेंगे तो इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा कि उत्तर में हमें इस तरीके से शुरुआत करना है। दूसरा उस प्रश्न का मुख्य भाग होगा, मुख्य भाग के कई सब पार्ट हो सकते हैं, है ना। और फिर आपको कहाँ जाना है, निष्कर्ष जाना। जैसे इसी प्रश्न में क्या है कि बढ़ता आपदा जोखिम खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो हमें परिचय में क्या बताना है कि कैसे आपदा जोखिम जो है सो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है। कुछ उदाहरण के साथ हमें इसमें देना है, कुछ डेटा अगर फिर यहाँ पर आ जाए तो वो उत्तर की शुरुआत अच्छे से हो जाएगी।
अब दूसरा पार्ट है कि खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो हमें उन कारणों पर जाना है जो आपदा जोखिम फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करता है। भारतीय समाज की क्लास हुई है? कोई बात। तो जब हम लिखाएंगे नहीं, ये बस केवल वैसे ही चर्चा करें, जब हम ये बताएंगे सर आपका बहुत डिटेल से। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा में 5 एस्पेक्ट शामिल होता है। सबसे पहला एस्पेक्ट शामिल है इसमें, किसी भी व्यक्ति के पास खाद्यान्न की मात्रात्मक पहुंच है या नहीं। क्वांटिटिव एक पहला होता है। जैसे आप पहले देखते थे कि योजना आयोग का कहना था, अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी को 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में किसी को 2100 कैलोरी उपलब्ध है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है, यानी वो फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत है। तो खाद्य सुरक्षा में हम पहला देखते हैं कि व्यक्ति के पास वो क्वांटिटिव मात्रा उपलब्ध है या नहीं है। दूसरा हम उसमें देखते हैं गुणात्मक, देखते हैं कि गुणात्मक का अर्थ है कि जो आप आहार ले रहे हैं उसमें वो न्यूट्रिएंट्स है या नहीं जो शरीर के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि जो आप आहार ले रहे हैं उसमें आवश्यक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इस तरह के मिनरल्स उसमें हैं या नहीं जो शरीर का समुचित विकास कर सकता है। तीसरा इसमें होता है पहुंच। एक्सेस को हम तीसरा इसमें शामिल करते हैं। बाजार में फल फूल सब्जी बहुत है लेकिन हमारे पास आ नहीं पा रहा है तो हम खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नहीं है। तो तीसरा खाद्य सुरक्षा में आता है कि पहुंच होना चाहिए। पहुंच तब होगा जब व्यक्ति के पास परचेजिंग कैपेसिटी होगा। अब मान लीजिए कि बाजार में सेब 150 रुपये किलो बिक रहे हैं, अब हमारे पास वो क्रय करने की क्षमता नहीं है तो हम सेब खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना। तो फिर इसमें परचेजिंग कैपेसिटी को भी हम शामिल करते हैं कि व्यक्ति की क्रय क्षमता है या नहीं है। तो फिर पहला हमने क्या बताया, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, पहुंच है, क्रय क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ पहुंच और क्रय क्षमता हो लेकिन बाजार में ही ना हो तो फिर आप खरीद पाएंगे? तो उपलब्धता भी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि जब उपलब्ध है मार्केट में फिर आपके पास उसकी क्रय क्षमता है, फिर आप वो खरीदेंगे, खाएंगे और तब आप खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आएंगे। और फिर लास्ट इसमें है सुपाच्यता भी शामिल है। सुपाच्यता का अर्थ होता है कि आपने आहार ग्रहण किया, वो शरीर के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाए। ऐसा नहीं कि खाना खाए और उसके कारण जो है सो आपको उल्टी हो गया, वोमिटिंग हो गया, दस्त हो गया, शरीर को नुकसान कर गया। कई बार खाद्य पदार्थ खाने से होता है ना, आप मिड डे मील स्कूल में सुनते होंगे कि एक साथ 100 बच्चे बीमार हो गए या उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो आपने आहार ग्रहण किया और फूड पॉइजनिंग हो गई तो फिर वो खाद्य सुरक्षा वाली चीजें नहीं है। इसलिए खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये 6 एस्पेक्ट इसमें शामिल हैं। अब आपको ये सोचना है कि जो आपदा है ये इन 6 चीजों को कैसे प्रभावित कर सकता है या कर रहा है। अगर आपने इसको अब इंटरलिंक कर लिया तो ये प्रश्न बहुत आसान है लिखना। तो पहले हमने क्या कहा कि इसके लिए क्या होना चाहिए, मात्रात्मक चीजें होनी चाहिए। इसमें मात्रात्मकता देखते हैं, हम गुणात्मक देखते हैं, हम पहुंच देखते हैं, हम उपलब्धता देखते हैं, हम क्रय क्षमता देखते हैं और फिर हम इसमें सुपाच्यता देखते हैं। अब इसी आधार पर हमने इसको कर दिया है कि किस तरीके से जो आपदा जोखिम है वो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, फूड सिक्योरिटी को। तो जैसे जैसे आपदाएं बढ़ रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, क्या मिट्टी के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? मृदा की नमी जल्दी निकल रही है, मृदा अपरदन अधिक हो रहा है, मृदा निम्नीकरण हो रहा है, बाढ़ और सूखे की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जिसके कारण मृदा की उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मृदा की उत्पादन क्षमता कम होगी तो उत्पादन में कमी आएगा। तो इसका पहला प्रभाव हमें कहाँ से लेना है, सॉइल से, कि आपदाएं जो है मृदा की उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि इससे असामयिक बाढ़, सूखे, इस तरह की परिस्थितियां बन रही है जिससे मिट्टी की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है और उसके कारण क्या हो रहा है, फसल उत्पादन में कमी आ रही है। दोनों उत्पादन और उत्पादकता में कमी आ रही है। तीसरा क्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित कर सकता है। सप्लाई चेन का अर्थ होता है, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि भारत में खाद्यान्नों का बफर कौन करता है, जो फूड काउंसिल ऑफ इंडिया है वो करता है। अब वो जो भारत में एफसीआई है वो भंडारण करता है और आवश्यकता पड़ने पर अनाजों की सप्लाई करता है।
एक छोटा सा उदाहरण, हरियाणा या हरित क्रांति के क्षेत्र में अनाज का उत्पादन हुआ और दिल्ली आना है, लेकिन बाढ़ के कारण दिल्ली और हरियाणा के बीच का संपर्क टूट गया। बात समझ आ रही है? तो अगर संपर्क टूट गया तो उत्पादित चीज भी दिल्ली आ पाएगा? नहीं हुआ। दैट इज द आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना। जैसे आप कई बार इस तरह की चीजों को पढ़ते होंगे, लेकिन हम जब भी कहेंगे ये चीज, जब भी पढ़ा आप उसको दैनिक जीवन के उदाहरण से समझिए। कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा और अब फिर पढ़ेंगे आप कि रूस यूक्रेन वॉर के कारण आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है ना, और इसके कारण वस्तुओं के दाम बढ़ गए क्योंकि अवेलेबिलिटी क्या हो गई थी, उसकी कम हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है कि जहां से वो आ रहा होगा मार्ग में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्ट हुआ होगा, उत्पादन कम हो गया होगा। जैसे लाल सागर काफी चर्चा में था और वहां पर हौती विद्रोहियों के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा था, तो वहां आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही थी, जिसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में जो चीजें पहुंचनी चाहिए समय पर वो पहुंच नहीं पा रही थी। तो आपदाएं, अगर मान लीजिए आपके गांव में, आपके गांव का आपके निकट के बाजार से संपर्क टूट जाए, सड़क टूट गया, रेल मार्ग टूट गई बाढ़ के कारण, अब कनेक्टिविटी नहीं है, तो बाजार की वस्तुएं गांव पहुंच पाएगी? कठिन है पहुंचना। तो होते हुए भी सामान क्या है कि घर तक नहीं आ पाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? आपूर्ति श्रृंखला का बाधित हो जाना। तो आपदा जो है वो आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रही है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। फिर हमने क्या लिखा है कि चारा उत्पादन में कमी, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो जो फोडर है वो भी तो कृषि से संबंधित है ना, चारा होगा, पशुपालन होगा, और उससे सारे उत्पाद आपको मिलते हैं जो खाद्य सुरक्षा में गुणात्मक चीजों को शामिल करता है। जैसे आपने हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति पढ़ा होगा, नीली क्रांति पढ़ा होगा। तो श्वेत क्रांति या नीली क्रांति का एक मकसद ये भी था ना कि भारत में कुपोषण में कमी लानी है, फूड सिक्योरिटी बढ़ाना है, और जो है सो लोगों को मात्रात्मक तो हरित क्रांति ने कर दिया था, अब गुणात्मक रूप से हमें क्या करना है? लोगों को सुरक्षित करना है। तो फिर उसमें तो यह आ जाएगा ना कि पशुपालन बेहतर हो, दुग्ध और उससे संबंधित प्रोडक्ट की प्राप्ति हो, तो आप क्या होंगे? गुणात्मक रूप से फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत आते जाएंगे। मत्स्य पालन को प्रभावित कर रहा है। आप देखेंगे कि बड़े तौर पर देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सो विश्व के मत्स्य क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल क्षेत्र की मछलियां उच्च अक्षांशों की ओर जा रही है, क्योंकि सागर का तापमान बढ़ेगा तो निस्संदेह जो जलीय जीव होते हैं वो समतापी होते हैं। माइनर भी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, अधिक हुआ, तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो माइग्रेट करेंगे या मारे जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि बाढ़ का आना, सूखा का आना, जैसे भारत के तटीय क्षेत्रों में अगर चक्रवात की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या ये मत्स्य व्यवसाय को नहीं प्रभावित करेगा? करेगा। आप देखते होंगे जैसे ही साइक्लोन आता है, मौसम विभाग कहता है कभी एक सप्ताह जो है सो आपको सागर में मत्स्य करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो वो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है आपदाओं की, तो ऐसे आपको क्या करने होंगे? रुकने होंगे, आपके व्यवसाय प्रभावित होंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें लगे हुए जो लोग हैं, अगर ये चीज प्रभावित हुआ तो इसमें जो लगे हुए लोग हैं उनका रोजगार प्रभावित होगा कि नहीं प्रभावित होगा? आपके अगर हमारे रोजगार प्रभावित होते हैं तो इनकम हमारा कम हो जाएगा, और अगर हमारा इनकम कम हो गया तो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि हमारी क्रय क्षमता किस पर निर्भर कर रही है? हमारे इनकम पर। अब हमारा इनकम ही कम हो रहा है तो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम। अब हम खाद्य सुरक्षा से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। फिर हमने क्या लिखा है? वनाग्नि के कारण वन आधारित संसाधनों की हानि। क्या नेशनल जीडीपी में वन संसाधन का योगदान है? और वन जो होता है स्थानीय समुदाय का आजीविका का माध्यम है। आप देखो जो आदिवासी लोग होते हैं जो वहां पर रखते हैं, छोटे छोटे वन सामग्री का उत्पाद बनाते हैं और मार्केट में उसको क्या करते हैं? बेचते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। अगर जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा बढ़ता है, वनाग्नि बढ़ती है, तो इसका प्रभाव स्थानीय समुदाय पर नहीं जाएगा? टूरिज्म का विनाश होगा, उनको जो उत्पाद मिलता था वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलने का अर्थ है कि उनकी आजीविका प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। फिर बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि के कारण क्या होता है? फसल नुकसान। ये अचानक होता है और आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान करके चला जाता है। फसलों पर महामारी, कीड़े का प्रकोप बढ़ रहा है और जीविका की हानि। तो इस वे में आपको बताना है कि जो आपदा है खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। तो ये एक प्रश्न 100% होगा, जैसे पिछली बार हमने कहा कि 24 में देखेंगे, पूछा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो आपदा
को लिंक करना है किससे, कि हमने अभी पहले पढ़ा है कि जो जलवायु परिवर्तन है दे इंक्रीज द डिजास्टर, और डिजास्टर बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। किस वे में वो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, तो इस वे में। ये कॉन्सेप्ट वाली बातें होंगे कि ये सारे पॉइंट आपके उत्तर में जाने चाहिए कि इस रूप में जलवायु, ये आपदा जो है खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। इसमें हमने ये भी लिख दिया कि हमें क्या करना होगा। तो हमने लिखा है कि आपदा जोखिम का समन करना होगा। समन तो हम जानते हैं क्या होता है, जोखिम भी हम जानते हैं क्या होता है। तो आपदा के क्षेत्र में शोध, सुवेद्य समुदाय की पहचान, जलवायु परिवर्तन संबंध और आपदा पूर्व सूचना तंत्र हमें मजबूत करना होगा। खाद्य सुरक्षा के स्तर पर तो हमें क्या करना होगा, खाद्यान्नों का बफर बनाना होगा, ताकि अगर उत्पादन कम भी हो जाए तो हम उसको सप्लाई करके उसकी आपूर्ति कर सकें। आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती करनी होगी, यानी कि जो सप्लाई चेन है, यानी कि जो भंडार है, उत्पादन टू भंडारण और भंडारण टू वितरण, आपूर्ति श्रृंखला का यही अर्थ होता है कि जहां से उत्पादन हुआ वहां से जहां आप भंडारण करेंगे वहां पर भी नेटवर्क होना चाहिए, ताकि आसानी से खाद्य पदार्थ जा सके, और भंडारण से फिर वितरण जहां पर जाना है, ये हमें आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करनी है। तीसरा हमने लिखा है कि आपदा प्रतिरोधी बीजों का आविष्कार, यानी कि हम ऐसे फसल बीजों का विकास करें जो बाढ़ और सूखे जैसी परिस्थितियों में कम समय में वो उत्पादन देने में सक्षम हो। उत्पादकों के लिए हम आपदा जोखिम बीमा करें, यानी किसानों के लिए हम ऐसे बीमा करें जो उनके जोखिम के, फसल उत्पादन के जोखिम को क्या कर सके, कम कर सके। है भारत में इस तरह से कुछ बीमा, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो पोस्ट हार्वेस्ट को भी कवर करता है 14-15 दिनों के लिए। और निवेश को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो एक प्रश्न ये बिल्कुल आएगा आगे भी, तो आपको ध्यान में रखना है इसी तरीके से कि ये अब प्रश्न का एक टेल पार्ट है कि भारत के विशेष संदर्भ में आपको बताना है कि ये जो आपदाएं हैं या इस तरह की चीजें हैं, ये भारत के विशेष संदर्भ में किस तरीके से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। तो कुछ डेटा हो जाए यहाँ पे कि भारत में किस तरीके से जो आपदा के कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं और किस तरीके से सप्लाई चेन बाधित हो रहा है ना। तो इसको ध्यान में रखें, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये पीडीएफ पर है तो आप कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं, हो जाएगा ना। ये पीडीएफ हमने दे दिया है, ये अपलोड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक है जो नेक्स्ट पार्ट है, उसी में नीचे में हेडिंग बनाइए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। तो इस संदर्भ में दो सम्मेलन जो है सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हमें ध्यान में रखना है। एक इसमें है पेरिस जलवायु सम्मेलन, पेरिस जलवायु सम्मेलन, और दूसरा हो जाएगा शर्म अल शेख, शर्म अल शेख सम्मेलन। कहाँ पर है ये शहर, मिस्र में, है ना, मिस्र के शर्म अल शेख में। तो मिस्र के, हम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको पहले इसमें से हम वो पॉइंट पिक करके आपको बता दे रहे हैं जो आपदा जोखिम पर आधारित है ना। तो शर्म अल शेख सम्मेलन में एक मैकेनिज्म अस्तित्व में आया जिसको हम कहते हैं यहाँ पर लॉस और डैमेज फंड स्थापित हुआ, लॉस और, लॉस और डैमेज फंड की स्थापना, है ना। तो लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना हुई इसमें, लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना, है ना। इसमें दो शब्द है, एक लॉस है और दूसरा क्या है, डैमेज है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है।
देखिए है क्या इसमें, आप सुन लीजिए। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, ये एक वार्सा सम्मेलन हुआ था। अगर आपने जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन को शुरू से लास्ट तक सिक्वेंसली देखा होगा, तो एक वार्सा सम्मेलन हुआ था पोलैंड के शहर में। और वार्सा में सबसे पहले छोटे द्वीपीय देश और विकासशील देश जो हैं, उन्होंने इस तरह के फंड की डिमांड की थी। क्योंकि जैसे हमने अभी पहले भी कहा कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन द्वीपीय देश, पिछड़े अल्पविकसित देशों का नगण्य योगदान है, लेकिन प्रभावित सबसे ज़्यादा वही देश हो रहे हैं। तो इन देशों ने कहा कि भाई हमारी तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में खास, लेकिन उसके कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे जो आपदाएं आ रही हैं, उससे प्रभावित हम ज़्यादा हो रहे हैं। अब विकसित देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए हम अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करें, उसके लिए उन्हें एक कोष बनाना चाहिए। ये बात पहली बार वार्सा पैक्ट में उठी थी। फिर जब शर्म शेख में ये सम्मेलन हुआ कोप का, तो उसमें भारत और चीन ने इन देशों के मांग का नेतृत्व किया कि नहीं, वास्तव में एक इनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड होना चाहिए। तो जो शर्म शेख का सम्मेलन था कोप कॉन्फ्रेंस का, उसमें इस लॉस एंड डैमेज फंड को स्वीकार किया गया कि ये फंड बनेगा। और इसमें दो शब्द है। लॉस का अर्थ होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो आधारभूत संरचनाओं की हानि हो रही है, वो लॉस कहलाता है। जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाएं आई, और आपदा के कारण बिल्डिंग गिर गया, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर नाश हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। और डैमेज का अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादकता या उत्पादक कार्यों में कमी का आ जाना डैमेज कहलाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, बढ़ते ताप के कारण फसल के उत्पादन में कमी आ जाना, ये डैमेज है। और लॉस का अर्थ हो गया कि फ्लड आ गई, जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक मूसलाधार वर्षा हुई, बाढ़ आ गई और फसल बिल्कुल ही क्या हो गया, खत्म हो गया, दैट इज लॉस है। तो इसकी भरपाई करने के लिए इसमें कहा गया कि एक फंड बनना चाहिए, इसमें स्वीकार किया गया यहाँ पे। लेकिन इसमें ये तय नहीं हुआ था कि ये फंड कितने का होगा, इसमें पैसा कहाँ से आएगा, और किस तरीके से इस फंड का खर्च होगा। शर्म शेख के बाद जो अगला सम्मेलन हुआ, उसमें इस फंड को बनाया गया। और मूलतः ये फंड जो है विकसित देशों के द्वारा बनाया गया, वो इसमें पैसा देंगे, और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए ये पैसा जाएगा, ताकि वो अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाओं का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके दुष्प्रभाव को वो क्या कर सके, कम कर सके। तो इसलिए इस फंड को बनाया गया है। इसके नीचे में आप 2 लाइन लिखिए लॉस एंड डैमेज फंड में। लिखिए, यहाँ लॉस का तात्पर्य, यहाँ लॉस का तात्पर्य, यहाँ मतलब क्लासरूम नहीं। हाँ तो बहुत, हम बहुत आदमी समझ जाए। देखिए यहाँ लॉस का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन, लॉस का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए आपदा से, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए आपदा से, बढ़ते हुए आपदा से हुए नुकसान से है, हुए नुकसान से है, हुए नुकसान से है। जबकि डैमेज का अर्थ, जबकि डैमेज का अर्थ, जबकि डैमेज का अर्थ जलवायु परिवर्तन के कारण, जबकि डैमेज का अर्थ जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादक कार्यों में, उत्पादक कार्यों में कमी का आना है, उत्पादक कार्यों में कमी का आना है। एक पॉइंट और नीचे में लिखिए, इस प्रकार के कोष की स्थापना, इस प्रकार के कोष की स्थापना, उसी के नीचे, इस प्रकार के कोष की स्थापना द्वीपीय, आइलैंडिक, द्वीपीय
छोटे एवं विकासशील विकासशील देशों में अनुकूलन एडेप्टेशन अनुकूलन एवं क्षमता विकास अनुकूलन एवं क्षमता विकास अनुकूलन एवं क्षमता विकास के लिए किया गया है। अनुकूलन एवं क्षमता विकास के लिए किया गया है तथा इस कोष में तथा इस कोष में तथा इस कोष में पैसा इस कोष में पैसा विकसित देशों के द्वारा इस कोष में पैसा विकसित देशों के द्वारा दिए जाएंगे विकसित देशों के द्वारा दिए जाएंगे, है ना। पेरिस जलवायु सम्मेलन जो है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मूल टारगेट है वो कहाँ पर है, तो 21वीं सदी के अंत तक 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापन को 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने देना है, अधिक नहीं बढ़ने देना है, बढ़ने देना है। इतना तो लगभग बढ़ ही चुका है ना। नहीं, 2 नहीं बढ़ा है। जो 2023 में आईपीसीसी की 6ठी सेंसलेसिस रिपोर्ट आई है उसमें 1.1 डिग्री बताया गया है, बट कुल बहुत सारे आंकड़े हैं जो कहते हैं कि हम लगभग 1.5 तक पहुंच गए हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इन आंकड़ों का उपयोग कीजिएगा, ऑथेंटिक संस्था का यूज़ कीजिएगा, किसी वैसे रिपोर्ट का मत यूज़ कीजिएगा। अगर वो आईपीसीसी का रिपोर्ट है तो मच बेटर है, अगर वो यूएनएफसीसी का रिपोर्ट है तो और अच्छा है, अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है तो अच्छा है। किसी ऐसे संस्था का मत लीजिएगा जो वो 2-4 जगह सर्वे करके और रिपोर्ट निकाल के दे दिया, है ना। तो एक ये है, इसका अर्थ यह है, यहाँ पे इस लाइन का अर्थ हमें समझना है कि एक तो इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अगर हम इतना तक रोकने में सक्षम हो पाते हैं तो हम आपदाओं के दुष्प्रभाव को कुछ हद तक क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने इसको यहाँ तक नहीं रोक पाने में सफल हुए तो फिर आपदाओं के दुष्प्रभाव क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा वैसे वैसे आपदाओं के दुष्प्रभाव भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर इसमें ये है दूसरा कि धीमी धीमी गति से आने वाली, यानी मंथर गति से, धीमी गति से आने वाली आपदाओं की पहचान करना, आपदाओं की पहचान करना, आपदाओं की पहचान करना और बचाव का उपाय करना, और बचाव का उपाय करना, और बचाव का उपाय करना। ठीक है। तो धीमी गति से कौन सी आपदा आती है, जैसे सूखा है ना। तो इस लाइन का अर्थ ये निकलता है कि अगर हम ऐसे आपदाओं को पहले पहचान लेते हैं कि ये आपदाएं धीरे धीरे घटित हो सकती है या आ रही है, और उस पर अगर हम पहले से काम करना शुरू कर दें तो हम ऐसे आपदाओं के दुष्प्रभाव को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो इसमें कहा गया कि हमें ऐसे आपदाओं की पहचान करनी चाहिए जो धीरे धीरे आता है, मंथर गति से आता है। और तीसरा इसमें जो है सो क्या कहा गया कि सभी राष्ट्रों के लिए आईएनडीसी लक्ष्य तय किए गए, आईएनडीसी लक्ष्य तय किए गए, आईएनडीसी लक्ष्य तय किए गए, है ना। आईएनडीसी लक्ष्य क्या है, इसको हम कहते हैं इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं।
राष्ट्रीय स्वैच्छिक योगदान कहा जाता है इसको। इसको हम कहते हैं स्वैच्छिक राष्ट्रीय स्वैच्छिक योगदान कहते हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक योगदान, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना। तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक योगदान आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये जो राष्ट्रीय स्वैच्छिक योगदान है, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 में हुआ था। हम लिखाएंगे नहीं, 2 लाइन केवल आपको लिंक कर देते हैं इसको समझने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, जिनके पर्यावरण के क्लास होंगे। तो क्योटो के 2 फेज हैं, 1997 से 2012 क्योटो का पहला फेज, और 2012 से 2019 तक जो भी प्रगति हुई है वो क्योटो का दूसरा दौर था। 2015 में जब पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में कई सारे आउटपुट आए, आप पढ़े होंगे। और उसमें एक था कि हमें 2019 में जब क्योटो सेकंड का फेज बीत जाएगा तो 2020 में हमें क्योटो के स्थान पर नई संधियां लानी है, जो कन्वेंशन के रूप में होना चाहिए। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जो कन्वेंशन होता है वो बाध्यकारी होता है। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के द्वारा अगर कोई दस्तावेज कन्वेंशन के रूप में अडॉप्ट किया गया है तो कन्वेंशन सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होता है। और एक होता है सिफारिश, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन जो होता है वो बाध्यकारी नहीं होता, माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। लेकिन अगर आपने किसी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है तो फिर उसके प्रावधान को लागू करना उन देशों के लिए बाध्यकारी हो जाता है जो उस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसीलिए आप देखते होंगे किसी सम्मेलन में सिफारिश लिखा रहता है, किसी में अभिसमय लिखा रहता है। जैसे पढ़े होंगे जैव विविधता पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, साइट्स है, बहुत सारी कन्वेंशन के रूप में। तो उसमें कहा गया कि 2020 में जब हम क्योटो के स्थान पर नई संधि लाएंगे, क्या तब तक के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं? तो 2015 से 2020 तो 5-6 साल है ना। तो सभी देशों को यूएन महासभा के द्वारा कहा गया कि वो खुद के प्रयासों से बताएं कि वो आने वाले समय में कार्बन उत्सर्जन में कैसे कटौती लाएंगे। तो आईएनडीसी जो है कोई बाध्यकारी नहीं था किसी देश के लिए। नाम ही शब्द क्या है इसका, स्वैच्छिक योगदान, कि आप अपने मन से कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि भारत के आईएनडीसी में 3 थे, सारे हर एक देशों ने अपने लक्ष्य घोषित किए थे। भारत ने कहा था कि हम 2030 तक कुल कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% की कमी लाएंगे। दूसरा था कि 2030 तक हम जो है सो कुल ऊर्जा उत्पादन में 40% ग्रीन एनर्जी ले आएंगे। और तीसरा था कि 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक क्षमता का विस्तार कर लेंगे। भारत जब ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हुआ तो फिर इसमें कुछ संशोधन किया, आप पढ़े होंगे। तो ये सभी के लिए बाध्यकारी किसी देश के लिए नहीं था, सब ने अपने अपने स्वैच्छिक योगदान को निर्धारित किया था कि हम इस तरीके से करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए इसको लिंक कैसे करना है और कैसे समझना है। भारत ने 3 आईएनडीसी गोल्स घोषित किए कि 2030 तक हम कुल कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% की कमी लाएंगे। अगर कोई मुल्क कार्बन उत्सर्जन में कमी लाता है तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करेगा। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव कम हुआ तो जलवायु परिवर्तन कम होगा, और जलवायु परिवर्तन कम हुआ तो जलवायु जनित आपदाओं का प्रकोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, भारत ने कहा कि हम उतने ही समय तक कुल ऊर्जा उत्पादन में 40% नवीकरणीय ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन कर लेंगे। भारत अपने समय से है, समय से आगे है। अगर आपने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को देखा होगा तो वो उसका समय से बिल्कुल अपडेट रहता है। तो अगर कोई देश नवीकरणीय ऊर्जा के कंट्रीब्यूशन को कंजम्पशन में बढ़ाता है, इसका दूसरा अर्थ हुआ कि वहां पर जो जीवाश्म ईंधन है वो कंजम्पशन में घटेगा, यही हुआ ना। तो अगर जीवाश्म ईंधन कंजम्पशन में घटा तो फिर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। फिर जलवायु परिवर्तन का शमन होगा और हम क्या कहेंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। और तीसरा, भारत ने कहा कि हम इतने ही समय तक 2.5 से 3 अरब टन कार्बन सिंक क्षमता का विस्तार करेंगे। तो कार्बन सिंक क्षमता का क्या अर्थ हुआ कि हम वृक्ष लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे। और चूंकि वृक्ष ही प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेना है कि वहां तक हम 2.5 से 3 अरब टन कार्बन सिंक क्षमता विस्तार कर लेंगे। कोई भी देश जितना ही कार्बन सिंक विस्तार करेगा वो उतना ही कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की ओर बढ़ते जाएगा।
भारत का लक्ष्य है ना कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी हो जाएंगे, आप पढ़े होंगे है ना, कि कार्बन तटस्थता को हम प्राप्त कर लेंगे। तो जितना ही आप कार्बन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जितना ही आप ग्रीन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, उतना ही आप कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर हर एक देश विश्व का इस तरह से आगे बढ़ता है तो निस्संदेह जलवायु परिवर्तन क्या होगा, कम होगा। जलवायु जनित आपदाओं के प्रकोप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फिर जानमाल परिसंपत्ति का नुकसान या क्षति जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। शास्त्री जी हैं, ठीक है। हमने बात में इन्होंने लिखा है कि सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पूरा लिखा दिया कीजिए, पीडीएफ के सहारे ना छोड़ा कीजिए। ठीक है, आपकी बातें मेरे सरों पर रहेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं, भाई पीछे में जो बात कर रहे हैं वो अपने आगे वालों का ध्यान रखें कि उनको डिस्टर्ब होता है। तो मतलब अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, ये है इसमें। अब उसमें थोड़ा शब्द तो ऐसा है कि बोल ही दें, बोल ही देते हैं। कपल से मना कर दीजिए कि पीछे बैठकर आपस में जो बात कर रहे हैं तो देखिए आप अपना, तो देखिए एक तो पीडीएफ वाला बात है, मैं समझ गया हूँ। पीडीएफ नॉर्मली हम यूज करते नहीं है, जहां भी करेंगे समझा के आपको लिखा दिया करेंगे, ये कह रहे हैं ना। बात क्लियर हो गई इसमें। तो अगर एक प्रश्न ये हो जाए कि जलवायु सम्मेलनों में किस प्रकार आपदा जोखिम को शामिल किया गया है, तो हम इसको 2 पॉइंट लिख सकते हैं ना, कि पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में है और यहाँ पर हमने इसको शामिल किया है, इस तरीके से क्लियर है। एक छोटा सा और सेगमेंट होगा इसमें, लिखिए अगला हेडिंग बना लीजिए, यूएन सतत विकास लक्ष्य, यूएन सतत विकास लक्ष्य एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण, है ना। देखो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न ये हो सकता है कि किस प्रकार आपदा जोखिम जो है यूएन सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है या बाधक बन रहा है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए कि किस प्रकार आपदा जोखिम, किस प्रकार आपदा जोखिम यूएन सतत विकास लक्ष्यों लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है, प्राप्ति में बाधक है, चर्चा करें या हाईलाइट करें, चर्चा करें। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यूएन सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जलवायु, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जलवायु समन एवं आपदा जोखिम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक है, न्यूनीकरण आवश्यक है, आवश्यक है, चर्चा करें या विश्लेषण करें, कुछ इस तरीके से प्रश्न है ना। तो जरूर इसको इंटरलिंक करके मेंस में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार आपदा जोखिम यूएन सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है ना।
तो अगर आपको दो शब्द पता हैं और दो चीज़ें, तो पहला प्रश्न लिखना बड़ा सरल है। और दूसरा है, यूएन सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जलवायु शमन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक है, इस पर चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है ना। तो इस पे समझना है, चीज़ें अब इतनी चर्चा हो चुकी है कि आप आराम से इसको लिख सकते हैं, बट ये लिंक कैसे करना है, मूल बातें यहाँ से उत्पन्न होगा। लिख लिया आप क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आ जाइए। प्रश्न में है एक में कि किस प्रकार आपदा जोखिम डिजास्टर रिस्क यूएन सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है। अब इसमें हमें दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला कि यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल क्या है ना, और उसमें से वो कौन ऐसे पॉइंट हैं जो सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और जिसकी प्राप्ति में आपदा बाधक है। जैसे आपदा जोखिम का अर्थ हम लोग पढ़े ना कि जोखिम दो तरीके से हो सकता है, एक पर्यावरणीय जोखिम और दूसरा मानवीय जोखिम। मानवीय जोखिम हमने पढ़े थे, राजनीतिक जोखिम होता है, सामाजिक जोखिम, आर्थिक जोखिम, मानसिक सांस्कृतिक जोखिम, यही होता है ना। तो एक तो ये अर्थ है जोखिम है। अच्छा एक चीज बताइए, अब इसको लिंक करना होगा कि क्या ये जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जोखिम है, इसमें यूएन के कम से कम 3 सस्टेनेबल गोल आ सकते हैं। मैं एग्जांपल दूं। पहला, नो पॉवर्टी, सामाजिक इशू है। दूसरा, जीरो हंगर है। तीसरा, क्वालिटी एजुकेशन है ना। ये 3 तो जुड़ गया ना इससे। चौथा आप देखेंगे तो एक यूएन सस्टेनेबल गोल का 17वां पॉइंट होगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, है ना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना, जैसे इसको सीधा उदाहरण समझिए, जैसे सेंदई लक्ष्य है, तो सेंदई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने उसमें देखा था कि क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो यहाँ से हमें ये लिंक कर लेना है कि यूएन सतत विकास लक्ष्य में 17 गोल्स हैं, जिसमें से 4-5 गोल्स ऐसे हैं जो आपदाओं से सीधे जुड़ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर भारत जैसे देश में, किसी भी देश में आपदाएं बढ़ती है, अगर बाढ़ अधिक आए, सूखा अधिक आ जाए, महामारी अधिक आ जाए, साइक्लोन का प्रकोप अधिक बढ़ जाए, तो क्या ये भारत जैसे देशों में गरीबी को बढ़ावा दे सकता है? गरीबी क्या हंगर का कारण बन सकता है? आप गरीब हैं, भूखे हैं, तो शिक्षा पर खर्चा कर पाएंगे? एक तो वैसे ही शिक्षा आज महंगी हो गई है, और उसमें भी इसमें किसकी बात की गई है? क्वालिटी एजुकेशन की बात की है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेना है तो जाहिर सी बात है, उसके लिए क्या होना चाहिए? वित्तीय स्रोत होनी चाहिए। फिर एक जो हमने 17 बताया कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है, अगर हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर हमें आपदाओं को क्या करना होगा? रोकना होगा। बस यही इसमें इंटरलिंक है कि किस प्रकार आपदा जोखिम यूएन सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है। तो आपदा जोखिम का हमें अर्थ बता देना है इसमें कि आपदा जोखिम का तात्पर्य है कि किसी भी आपदा से होने वाले जानमाल परिसंपत्ति की जो हानि है वो आपदा जोखिम है। इससे पर्यावरण की भी जोखिम होती है। और मानवीय जोखिम को हम इस प्रकार से जानते हैं, एक राजनीतिक जोखिम, एक सामाजिक, एक आर्थिक, इस तरीके से आ जाएगा। अब दूसरा जो उसमें सेगमेंट जाएगा वो हो जाएगा कि यूएन सतत विकास लक्ष्य वाला जाएगा कि यूएन सतत विकास लक्ष्य जो है 2015 से 2030 तक के लिए, इसमें 17 लक्ष्य हैं, जिनमें से 4-5 लक्ष्य का उल्लेख होगा कि जो SDG 1 है ये है, SDG 2 ये है, SDG 3 ये, SDG 4 ये है, एंड दैट। अब आपको फाइनल जाना है कि अब ये जो आपदा बढ़ रहा है, जोखिम बढ़ रहा है, अगर इस तरह से बढ़ते हैं तो विकासशील छोटे द्वीपीय देशों में इस तरह के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पहुंचेगी, क्योंकि यह गरीबी को बढ़ावा देगा, कुपोषण को बढ़ावा देगा, लोगों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को क्या करेगा? ये प्रभावित करेगा। बस यही लिंक इसमें करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जलवायु शमन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा, उसमें हमें बताना है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल क्या है ना। उसमें से जो इससे जुड़ जाएगा उसको हमें ले लेना है। फिर है कि जलवायु शमन। अब आप जानते हैं कि अगर इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है ना, कि अगर जलवायु परिवर्तन बढ़ता जाएगा तो
तो आपदा जोखिम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अगर आपदा जोखिम हमें कम करना है, क्योंकि आपदा जोखिम किस में बाधक है, तो आपदा जोखिम जो बाधक है वो है यूएन सतत गोल की प्राप्ति में बाधक है। तो अगर हमें आपदा जोखिम कम करना है तो फिर किसके समन की जरूरत है, इसके समन की जरूरत है। और अगर इसका समन किया हमने तो ये तो कम हुआ ही। अब जैसे ही जलवायु परिवर्तन कम हुआ, आपदा जोखिम कम हो जाएगी। आपदा जोखिम कम होने का अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इंटरलिंक मीन्स में बहुत मायने रखता है कि चीज़ों को किस तरीके से आप बेहतर तरीके से इंटरलिंक करके समझ के लिख लेते हैं। इसलिए हमने कहा था कि जानकारी बहुत मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि चीज़ों को इंटरलिंक करके कम जानकारी में बेहतर प्रस्तुतिकरण कैसे आप कर पाते हैं ना। तो थोड़ा सा इसमें हम लिख लेंगे सबसे पहले कि यूएन सतत विकास लक्ष्य जो है ये क्या है, 2015 से 2030 तक के लिए है। 2015 से 2030 तक के लिए है। और इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। और ये देखिए, यह लक्ष्य जो है ना विश्व के सभी देशों के लिए है ना, विश्व के सभी देशों के लिए है, विश्व के सभी देशों के लिए है। यहाँ पर इस लाइन का अर्थ यह है कि जैसे हमने कल भी कहा था कि एक था पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना, यानी कि MDG था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब से कब तक के लिए था, तो 2000 से लेके 2015 तक के लिए। एंड देन आफ्टर ये कन्वर्ट हो गया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल में, कब जाकर, तो 2015 से लेकर 2030 तक के लिए। जो MDG था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो विकासशील देशों के लिए था, ये विकसित देशों के लिए नहीं था। विकासशील देशों के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उसकी प्राप्ति में विकसित देशों को सहायता करनी थी, ये था उसमें। लेकिन यहाँ पर जो SDG है ये किसके लिए है, विश्व के सभी देशों के लिए था, है कि जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, सबको SDG का लक्ष्य क्या करना है, प्राप्त करना है। अब ये जो SDG का लक्ष्य है इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। और जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं इसमें जो कुछ आपको, वैसे तो ये PT में भी खूब पूछने लगा है ना, आप देखेंगे SDG 1 मैच करने के लिए आता है, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो 17 विकास लक्ष्य में जो UN SDG 1 है, अब आप बताएंगे ये किससे है, ये है नो प्रॉवर्टी से, यही है ना, नो प्रॉवर्टी। तो गरीबी कुछ नहीं होना, नहीं रहना चाहिए। दूसरा है SDG 2, ये है जीरो हंगर, सही हूँ मैं, ये है जीरो हंगर से, यानी कि भूखमरी को विश्व से क्या कर लेना है, 2030 तक खत्म कर लेना है। जो SDG 3 है वो किससे जुड़ा हुआ है, SDG है ना, ये गुड हेल्थ एंड वेल बींग है ना, ये जुड़ा हुआ है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, अच्छे स्वास्थ्य और रहन सहन से जुड़ा हुआ है ना। SDG 4 किससे है, क्वालिटी एजुकेशन, 4 किससे है, SDG 4 किससे जुड़ा हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। और हम डायरेक्ट अब आ जाएंगे SDG 17, ये किससे जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है ना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है ना। तो अब हमें यहाँ से इतना हमें जानकारी अगर हो तो सामने का जो अब 2 प्रश्न है ना वो आराम से लिखा जा सकता है, कि नहीं लिखा जा सकता है ना। अब जैसे पहले प्रश्न में है कि आपको क्या करना है कि आपदा जोखिम क्या है ये बता देना है, तो ये तो अब हम लिख सकते हैं ना कि आपदा जोखिम का तात्पर्य क्या है, कि किसी भी आपदा से होने वाले क्षति या नुकसान से है। और उसके बाद उसको परिभाषित करते हुए हमें कहाँ आ जाना है कि ये आपदा जोखिम UN सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक कैसे है।
तो उसको जाने से पहले हमें ये लिखना होगा कम से कम इतना कि ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल्स है, आपदा जोखिम इन लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक हो रहा है। कैसे हो रहा है, अब थोड़ा सा इसको इंटरलिंक करते हुए आगे बढ़ना है कि अगर आपदा जोखिम बढ़ेगा तो ये क्या बढ़ाएगा, गरीबी बढ़ाएगा, है ना, कुपोषण बढ़ाएगा, ये लोगों के रोजगार को प्रभावित करेगा, ये लोगों के इनकम को क्या करेगा, बाधित करेगा। और ऐसी स्थिति में जो हमारा लक्ष्य है यूएन सस्टेनेबल गोल का कि हम नो प्रॉवर्टी की ओर जाएं, जीरो हंगर की ओर जाएं, वो क्या होगा, अचीव करना कठिन हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि हम आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे ले सकते हैं जब पैसे हो, हमारी क्षमता हो। अगर आप में से किसी को मन करे कि नहीं अभी यूपीएससी तो कर ही रहे हैं, आगे चलकर हमें आईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट करना है, तो आईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट करने के लिए क्या चाहिए, रोकड़ा चाहिए ना, बड़े पैमाने का रोकड़ा चाहिए। अब वो रोकड़ा ना हो तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे लिया जा सकता है। तो बस ये इंटरलिंक करने की यहाँ पर जरूरत है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि यूएन सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति, तो यहाँ पर तो शुरू ही इससे होगा कि जो यूनाइटेड नेशन सतत विकास लक्ष्य है ये विश्व के सभी देशों के लिए है 2015 से 2030 तक के लिए, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लक्ष्य निम्न हैं। वो 4-5 आप उदाहरण में, 17 हो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2-4-5 आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर ये प्रश्न कहता है कि जलवायु समन आपदा जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक। अब बताएंगे कि ये जो लक्ष्य है इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि जब आपदा जोखिम कम हो, और आपदा जोखिम कम कब होगा, जब जलवायु परिवर्तन कम हो। तो फिर ये दोनों इंटरलिंक करके जाएगा और कुछ हो जाए उसमें कि हम आप जलवायु समन के लिए क्या कर रहे हैं, बस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इस दोनों प्रश्न को। बढ़े आगे, तो यहाँ पर आकर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की समाप्ति करते हैं। एक बार आप देखिए जो कल से आज तक जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा हुई है। अब देखिए एक प्रश्न अगर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जिक्र कीजिए, तो उसमें हमें कोशिश करना है कि मैक्सिमम पॉइंट हम लिख पाए, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट को हम 150-200 शब्दों में लिख दिया। आप खुद सोचिए कि आप एक कॉपी मूल्यांकन करता है, आपके पास 2 कॉपी आया, एक कॉपी में लिखा प्रश्न सेम है कि आपदा प्रबंधन पर वैश्विक प्रयासों की चर्चा कीजिए। तो एक कॉपी में एक व्यक्ति ने केवल सेंदई फ्रेमवर्क का उल्लेख कर दिया, तो आप उसको कितना नंबर देंगे। और एक व्यक्ति ने उसी 250 शब्द में क्या किया, 1972 से यात्रा करते करते 2024 तक ला दिया, तो नंबर आप किसको ज्यादा देंगे, जो 24 तक की यात्रा कराया वही उसको देंगे ना। तो ये ध्यान में रखना है कि हम कोशिश करें कि पॉइंट लेकर मैक्सिमम पॉइंट को इनपुट करने का प्रयास करें। ठीक है, बढ़े आगे। लिखिए आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रयास। आपदा प्रबंधन पर, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रयास। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रयास। तो थोड़ा सा हम भूमिका के साथ चलेंगे। इसमें 2-3 लाइन लिखिए, फिर आगे हम चलते हैं। लिखेंगे इसमें, लिखिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 2005 का वर्ष, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 2005 का वर्ष, 2005 का वर्ष रणनीतिक परिवर्तन का वर्ष माना जाता है। रणनीतिक परिवर्तन, स्ट्रेटजिक चेंज, रणनीतिक परिवर्तन का वर्ष माना जाता है। रणनीतिक परिवर्तन का वर्ष माना जाता है। देखिए क्योंकि 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 2005 से पूर्व, क्योंकि 2005 से पूर्व
भारत की आपदा प्रबंधन के प्रति नीति 2005 के पूर्व भारत की आपदा प्रबंधन की नीति, आपदा प्रबंधन की नीति राहत और बचाव केंद्रित थी, राहत और बचाव केंद्रित थी, राहत और बचाव केंद्रित थी। परंतु 2005 के बाद, परंतु 2005 के बाद, 2005 के बाद यह तैयारी और, यह तैयारी और समन आधारित हो गई, तैयारी और समन आधारित हो गई, तैयारी और समन आधारित हो गए। लेकिन इस रणनीतिक परिवर्तन के पीछे, इस रणनीतिक परिवर्तन के पीछे, रणनीतिक परिवर्तन के पीछे कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, रणनीतिक परिवर्तन के पीछे कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारक महत्वपूर्ण प्रेरक माने जाते हैं। प्रेरक का क्या अर्थ होता है? जिससे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए ना, महत्वपूर्ण प्रेरक माने जाते हैं ना, महत्वपूर्ण प्रेरक माने जाते। एक बार आप, जो हमने क्वेश्चन आपको शेयर किया था, एक क्वेश्चन पूछा है इस पर, आप देखेंगे, वर्ष मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट एक क्वेश्चन है कि 2005 से पहले और बाद में भारत में क्या चेंजिंग हुआ, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन एक आए हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, सुनिए इसको, तब हम लोग धीरे धीरे लिखेंगे। तो हमने आपदा प्रबंधन के चरण पढ़े हैं। तो किसी भी आपदा में प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? 3 चरण, एक आपदा पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद। तो आपदा जो समय होता है वो क्या है? राहत और बचाव का है। तो आप उससे समझिए कि हमारी नीति कहाँ पर थी और किस तरीके से हम काम करते थे। तो 2005 से पहले क्या था कि हमारी जो नीति थी वो किस पर आधारित थी? राहत और बचाव पर। इसका अर्थ यही हुआ कि उससे पहले हम आपदा तैयारी पर फोकस कम करते थे और समन के पक्षों पर भी फोकस कम करते थे। हमारा मूल फोकस था कि आपदा आएगी तो हम राहत और बचाव का कार्य करेंगे। अगर किसी समाज, किसी देश के पास ऐसा अप्रोच हो तो नुकसान ज़्यादा होगा या नहीं होगा? क्योंकि अब तो आप इंतजार कर रहे हैं ना कि आपदा आएगी फिर हम राहत और बचाव का कार्य करेंगे। तो उसके कारण क्या था कि जानमाल परिसंपत्ति का नुकसान क्या हो रहा था? ज़्यादा हो रहा था। तो 2005 में हमने क्या किया? इस नीति को परित्याग किया और हमने एक नई नीति अपना ली जिसको हम क्या कहते हैं? तैयारी और शमन। तो तैयारी और शमन का अर्थ क्या हो गया कि हमने पहले चरण पर फोकस करना शुरू किया। यही हुआ ना कि तैयारी कब है? आपदा से पहले के चरण में है। शमन का काम भी कब होगा? पहले चरण में होगा या फिर बाद के चरण में होगा? कि बाद के चरण में आपने ऐसे काम किए जो आपदा के दुष्प्रभाव को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। शमन में हमने क्या पढ़ा था कि शमन का अर्थ होता है कि किसी भी आपदा से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किए गए प्रयास। तो अगर हम आपदा के दुष्प्रभाव को कम करेंगे तो वो काम कब करना होगा? या तो पहले चरण में करना होगा या फिर तीसरे चरण में करना होगा। बीच में तो केवल हम क्या करेंगे? राहत और बचाव करेंगे। तो भारत ने क्या किया कि तैयारी और शमन की नीति को अपनाया। इसका अर्थ है कि हमने आपदा पहले के चरण पर कार्य करना शुरू किया और आपदा के बाद जो पुनर्वास का फेज होता है उस पर भी हमने बेहतर काम करना शुरू किया। अब आप सोचिए कि अगर कोई देश, कोई समाज 2 चरणों पर काम कर रहा है, पहले चरण और तीसरे चरण पर, तो उसके बाद अगर वहां पर आपदा आती है, एक तो आपदा कम आएंगे क्योंकि हमने तैयारी करके रखा है, आपदा शमन का भी प्रयास किया है, तो हम आपदा की आवृत्ति, उसकी प्रचंडता, गहनता को क्या करेंगे? कम करने में सक्षम हो जाएंगे। देन आफ्टर, उसके बाद भी अगर आपदा आ गया तो हमारी तैयारी अच्छी है, हमने आपदा के प्रचंडता को कम कर दिया, उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया है, तो जानमाल की क्षति और नुकसान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमें राहत और बचाव पर भी कम काम करना पड़ेगा।
तो अब इसका अर्थ यही है कि हम जानमाल परिसंपत्ति के नुकसान को बचाना चाहते हैं, क्षति को कम करना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, तैयारी और शमन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। अब वहां पर हमने लिखा है कि इसके पीछे जो कोई पॉलिसी अपनाई जाती है किसी सरकार के द्वारा या कोई भी व्यक्ति, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल अप्रोच तो होता ही है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे, अब हमने इसलिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आपको पढ़ाया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के 2 रणनीति आ चुके थे। एक याकोहाम था जो 94 से 2004 के लिए था, और ह्यूगो आ चुका था 2005 में, जो 2005 से 2015 के लिए था। अब आप एक समझिए कि आप, भारत एक ऐसा देश माना जाता है जिन्होंने यूएन के व्यवस्थाओं को सबसे बेहतर पालन किया है और सबसे ज्यादा महत्व भी दिया है। तो ऐसी कोई यूएन रणनीति जिसके आप हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, और वो रणनीति कहती है कि भाई सरकारों का काम है कि आपदा जोखिम को कम करना है, तो फिर उस रणनीति के तहत आपको अपने यहाँ काम करना होगा या नहीं करना होगा। तो अगर हम यूएन के ह्यूगो फ्रेमवर्क के पक्षकार थे, ह्यूगो फ्रेमवर्क करता है कि आपदा जोखिम कम करना है, और उससे पहले हमारी तैयार पॉलिसी क्या थी, राहत और बचाव का। तो अगर हमें आपदा जोखिम कम करना है तो हमें पॉलिसी का क्या करना होगा, परित्याग करना होगा, नई नीतियां लेनी होगी। दूसरा, आप इसको इस तरह से उदाहरण से समझिए, आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, 1991 में भारत की स्थिति खराब थी ना, तो गए थे वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास कि भैया पैसवा दो, तो सबने डंडा मार के भगाया कि भागो हमारे यहाँ से भाई। तो कहा कि पैसवा तभी देंगे जैसे हम कहेंगे कुछ हमारे हिसाब से सुधार करोगे तो हम पैसवा देंगे, नहीं तो पैसवा की तो कोई बात ही नहीं उठती है। तो फिर कहा कि ठीक है कहो जी, तो चलो उदारीकरण करो जी, मात्रात्मक प्रतिबंध हटाओ जी, बाहरी कंपनियों को अपने यहाँ आने दो, तब हम तुमको कुछ पैसा देंगे। बस यही है यहाँ पे कि आप उन व्यवस्थाओं के पक्षकार बनेंगे तो उन व्यवस्थाओं को अपने यहाँ कैसे लागू करना है वो आपको काम करना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, और राष्ट्रीय स्तर पर इससे पहले थोड़ा सा 2-3 दशक में आप चले जाएंगे तो एक 1984 में भोपाल गैस त्रासदी थी ना, बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति हुई थी, आज भी उसका प्रभाव है। उसके बाद आप आ जाए तो 1999 में उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया था, उस समय भारत में साइक्लोन मिटिगेशन का उतना मैकेनिज्म था नहीं, तो लगभग 10,000 लोग मारे गए थे उस समय। तीसरी जो घटना घटी 2001 में, गुजरात का भुज भूकंप है ना, तो भुज भूकंप के समय भी बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति हुई। और 2004 में बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया जिसने अंडमान निकोबार, आंध्र के दक्षिणी तट, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल जैसे राज्यों को प्रभावित किया, जानमाल की क्षति भी हुई। तो भारत सरकार को लग गया कि जो हमारी पॉलिसी है वो इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। अगर आप जो है सो परिवर्तन नहीं लाएंगे तो फिर ये तो क्षति हमेशा होते ही जाएगा। तो हमें कुछ ऐसी रणनीति लेनी है ताकि हम इस जानमाल परिसंपत्ति के नुकसान को क्या कर सकें, कम से कम कर सकें। तो एक तो इसका ये हो गया। अब प्रश्न है इसमें कि ये जो नई नीति है इसमें हमने क्या अडॉप्ट किया ताकि हम इसमें परिवर्तन किए, और किस तरीके से हमने नई पॉलिसियों को अपनाया है। तो अब भारत में जैसे आप देखेंगे कि जो पॉलिसी अपनाई गई है इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि तैयारी के पक्षों पर फोकस किया है, और उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो हमने काम करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि भारत में आपदा के क्षेत्र में हम क्षमता विकास पर अब बल देते हैं, और स्किल डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, नई दिल्ली में ही है। हमने शोध पर फोकस करना शुरू किया है कि हम किस तरीके से किसी भी आपदाओं को कम करें, उसके प्रभाव को कम करें। तो हमने क्या किया है, आपदा के रिसर्च के ऊपर काम करना शुरू किया है। तीसरा आप देखेंगे तो भारत ने क्या किया है कि आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली से विकसित करना शुरू किया है। जैसे आप देखेंगे कि सुनामी आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली है, भारत ने भूकंप के मामले में भी थोड़ी बहुत काम करना शुरू कर दिया है कि भूकंप के पूर्वानुमान हम कैसे आगे बढ़ें, हिमस्खलन पूर्वानुमान सबकी बात की जा रही है ना। तो हमने आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली पर काम करना शुरू किया, बहुत हद तक हमें सफलता मिली भी है। आप देखो कि पहले साइक्लोन आते थे कितना नुकसान होता था, आज उतना नुकसान होता है, नहीं होता है, क्योंकि हमने ठीक ठाक जो है अपना मैकेनिज्म विकसित कर लिया है। तो वो है। फिर चौथा हमने क्या किया है कि आपदा प्रतिरोधी ढांचा बनाना शुरू कर दिया है कि बिल्डिंग जो है तो बिल्डिंग में हमने ऐसी तकनीकी सब बनाना शुरू कर दिया है कि भूकंप आए तो बिल्डिंग को क्षति या नुकसान कम हो। आप पढ़ोगे भारत मानक ब्यूरो है एक,
जिन्होंने बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि अगर भारत का कोई राज्य, कोई संघ शासित प्रदेश भूकंप जोन 5 में है, 4 में है, तो वहाँ पर बिल्डिंग कैसा होना चाहिए। ये अलग बात है कि हम लोगों को पता नहीं है, और हमें पता भी नहीं करने की जरूरत पड़ती है। गांव में तो लोग और भी नहीं पता करते हैं, गांव में तो लोग अपने इंजीनियर होता है। वहां पर अगर वो जो राजमिस्त्री है कुछ कहा कि यहाँ पर कर, अरे अरे तुमको कुछ नहीं आता, इधर करो ऐसे। यहाँ पर शहरों में कभी कभी होता है कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो इंजीनियर को बुलाते हैं, है ना। लेकिन शहरों में भी खूब होता है, जहाँ पर 4 मंजिला बिल्डिंग की अनुमति है वहाँ एमसीडी को कुछ सुंघा दीजिए तो 5 मंजिला बना लीजिए, है ना। यही होता है, खूब होता है ये सब। तो एमसीडी को क्या शास्त्री जी कुछ प्रकाशित करेंगे, करिए। तो ये सब होता है, बट जो भारत मानक ब्यूरो है उसने बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि भारत में जो जोन 5 है, जोन 4 है, जो हाईली सेंसिटिव है, उस क्षेत्र में बिल्डिंग कैसा होना चाहिए। अगर हम उस मानक के हिसाब से बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होगा, क्षति या नुकसान या जोखिम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर हमने उसमें क्या किया है कि जैसे राहत और बचाव के लिए भारत ने प्रशिक्षित टीम तैयार कर लिया है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एनडीआरएफ की टीमें हैं, जिसको हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नाम से जानते हैं। अभी 2005 का अमेंडमेंट हो रहा है, उसमें जो है एसडीआरएफ की बात की जा रही है कि राज्यों को एनडीआरएफ के तर्ज पर एसडीआरएफ बनाना चाहिए। हालांकि कुछ राज्य में पहले से भी है एसडीआरएफ, उड़ीसा ने अपना पहले से एसडीआरएफ बना लिया है, तो कुछ राज्य में है, और जहाँ नहीं है वहाँ पर कहा गया है कि आप एसडीआरएफ बनाइए। तो वो है। फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग को प्रमोट करना शुरू किया है। आप देखिए कोविड के समय इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमने अपने पड़ोसी देशों को मेडिसिन दिया, वैक्सीन दिया, खाद्यान्न दिया, सब फ्री में दिया। श्रीलंका को, बांग्लादेश को, सबको दिया कि भाई आप लीजिए। जो भारत की विदेश नीति में आप पढ़े भी होंगे, नेबरहुड फर्स्ट का हमारा पॉलिसी है, तो उसको ध्यान में भी रखा गया है भारत की नई आपदा नीति में। तो मूल फोकस जो है हमारा हो चुका है किस पर, कि हम तैयारी करें, बेहतर पुनर्निर्माण कार्य करें, और जब हम बेहतर पुनर्निर्माण कार्य करेंगे तो फिर हम आपदा से लड़ने में क्या हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। हम जानमाल क्षति और नुकसान को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में समय समय पर जैसी जैसी चुनौतियां बढ़ रही है, नई नई नीतियां लाई गई है। 2005 में एक नीति लाया गया, फिर 2009 में लाई गई, फिर 2016 में लाया गया, 16 की योजना को 2019 में अमेंडमेंट किया गया, और अभी 2005 की पॉलिसी को 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। अगस्त महीने में वो बिल संसद में आया था, तो नवंबर दिसंबर में वो अमेंडमेंट। नॉर्मली इस बिल सब में कोई परिवर्तन होने की बात होती नहीं है। भारत में हो हल्ला उसी बिल पर होता है जहां पर लगता है कि राजनेताओं को वोट बैंक की राजनीति कम हो जाएगी या हमारा आर्थिक लाभ कम हो जाएगा, तो उस बिल के पास होने में दिक्कत होती है। बाकी इस तरह के बिल सब तो ध्वनि मत से पारित हो जाते हैं, चर्चा ना भी हो थपथपा देते हैं कि चलो भाई हो गया ध्वनि मत से पारित। तो वो हाँ कई बार तो होता है गिलोटिन लगा देते हैं कि हटाओ जी, वैसे ही पारित कर दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्या हम लोग, लिखें इसमें लास्ट पॉइंट क्या था इसमें, महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। जब महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि पूर्ण विराम नहीं होगा, डैश होगा। इट मीन्स ये सेंटेंस अभी कंटिन्यू है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं, है ना, डैश देके पहला पॉइंट लिखेंगे। अब वो कारक लिखेंगे ना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम न्यूनीकरण हेतु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम न्यूनीकरण हेतु, जोखिम न्यूनीकरण हेतु ह्यूगो, ह्यूगो रणनीति को अपनाया गया था, ह्यूगो रणनीति को अपनाया गया था, ह्यूगो रणनीति को अपनाया गया था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इसीलिए पहले पढ़े कि अब अगर हम राष्ट्रीय प्रयास पहले आते तो सबसे पहला टेंशन तो आपके पास यही होता कि ये ह्यूगो रणनीति क्या है ना। अब हम जानते हैं तो आगे का मार्ग क्या होते जाता है, आसान हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर
राष्ट्रीय स्तर पर विगत 3 दशक में, ये विगत 3 दशक हम ले रहे हैं 2005 से पहले की स्थिति का, है ना। तीन दशक में विगत 3 दशक में आए आपदाओं से जानमाल की क्षति अधिक हुई थी। जानमाल की क्षति अधिक हुई थी कि जैसे डैश देंगे नीचे में, पहला 1984 का भोपाल गैस त्रासदी, दूसरा 1999 में उड़ीसा में आए 1999 में सुपर साइक्लोन। तीसरा 2001 में भुज भूकंप, 2001 में भुज भूकंप। और 2000 चौथा हो जाएगा डी, 2004 में बंगाल की खाड़ी में आए सुनामी। तो इसका अर्थ हो गया कि हमने जो रणनीति परिवर्तन किया उसके पीछे प्रेरक फोर्स जो था, यही घटनाएं थी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और कुछ राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं थी, है ना। नीचे के हेडिंग हो जाएगा नई रणनीति की विशेषता। यानी कि हमने जो रणनीतियां अपनाई है उसकी क्या विशेषता है, नई रणनीति की विशेषता। तो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना का निर्माण। दूसरा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास पर बल। क्षमता विकास पर बल, उसमें जैसे लिखे, कुछ एग्जाम्पल आना चाहिए कि जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। तीसरा पॉइंट लिखिए, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शोध कार्य। देखिए जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी योजना के तहत भूकंप शोध पर
भूकंप शोध पर बल दिया गया है। भूकंप शोध पर बल दिया गया है। भूकंप शोध पर बल दिया गया है। चौथा, जोखिम कम करने हेतु, जोखिम कम करने हेतु, जोखिम कम करने हेतु आपदा पूर्व, जोखिम कम करने हेतु आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास लिखिए। जैसे 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 2007 में, जैसे 2007 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ही, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ही 2007 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ही राष्ट्रीय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ही राष्ट्रीय सुनामी पूर्व, राष्ट्रीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली, राष्ट्रीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास किया गया। राष्ट्रीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास किया गया। फिर अगला पॉइंट पांचवा लिखेंगे। लिखिए, सामुदायिक आपदा, सामुदायिक आपदा प्रबंधन पर बल, सामुदायिक आपदा प्रबंधन पर बल, सामुदायिक आपदा प्रबंधन पर बल। फिर अगला, आपदा प्रबंधन में, छठा, आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आपदा प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग। सातवां, लिखिए, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, मीडिया के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान। आठवां, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसमें लिख सकते हैं, लिखिए, जैसे कोविड-19 के समय, कोविड-19 के समय भारत ने अपने पड़ोसी देशों को, अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में, मुफ्त में मेडिसिन, मेडिसिन, वैक्सीन, मेडिसिन, वैक्सीन एवं खाद्यान्न, खाद्यान्न उपलब्ध, खाद्यान्न उपलब्ध कराया था, खाद्यान्न उपलब्ध कराया था। एक और पॉइंट लिखिए,
देखिए, राहत और बचाव कार्य के लिए, राहत और बचाव कार्य के लिए, राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की, राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की प्रशिक्षित टीम, राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल। एनडीआरएफ की प्रशिक्षित टीम, एनडीआरएफ की प्रशिक्षित टीम। 10वां लिखिए, पुनर्वास कार्यों में, पुनर्वास कार्यों में, पुनर्वास कार्यों में बेहतर, पुनर्वास कार्यों में बेहतर तकनीकी, पुनर्वास कार्यों में बेहतर तकनीकी और आपदा प्रबंधन हेतु, आपदा प्रबंधन हेतु संस्थाएं, संस्थाएं एवं नीति का निर्माण, संस्थाएं एवं नीति का निर्माण, है ना। तो इस तरीके से ये एक प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही पूछा है, आपके पास जो होगा ना वो पीडीएफ, तो उसमें आप देखिएगा पूछा हुआ है कि नई रणनीति जो है उसमें क्या चीज़ें शामिल की गई, वो पहले से किस रूप में अलग है, तो वो हमें उसमें प्रश्न में मिलेगा, है ना। तो आज यहीं छोड़ देते हैं आपको, है ना। कल जब मिलेंगे तो यहीं से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 2 लाइन, इसको लास्ट में लाने का अर्थ है कि ये और ये अब कल चर्चा का बिंदु होगा, तो एक लिंक यहाँ से बन जाएगा। तो कल हम आपसे चर्चा करेंगे आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रयासों का, और वो हो जाने के बाद हम, अगर टाइम बचेगा तो भूकंप आपदा प्रबंधन पर चलेंगे, ठीक है। संक्षिप्त में थोड़ा सा चर्चा कर लें 2 मिनट में। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी आज के क्लास की? आपदा प्रबंधन पर जो 6ठा वैश्विक सम्मेलन हुआ था देहरादून में, उसमें हमने देखा है कि 2 काम की बातें हमारे लिए है। उसके बाद हम लोग फिर कहाँ पर आ गए थे कि एशिया प्रशांत सम्मेलन पर आ गए थे, उसमें भी 2-3 लाइन हमारे लिए है। चौथा फिर हम लोग कहाँ पर आ गए थे, तो आपदा प्रबंधन को हमने थोड़ा सा लिया था जलवायु परिवर्तन से। तो 2 क्वेश्चन है, ये पीडीएफ जाएगा, उस पीडीएफ को थोड़ा सा कर लेंगे काम उस पर, आगे पीडीएफ नहीं यूज करेंगे, कोशिश यही होगी, है ना। तो उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन आपदा को बढ़ावा दे रहा है, और फिर हमने देखा कि कैसे आपदा जोखिम हमारे खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। फिर हम लोग आ गए कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में कैसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल किया गया है। 2 सम्मेलनों की चर्चा हुई, पेरिस का और शर्म शेख का। उसके बाद हम लोग कहाँ पर आ गए, यूएन सतत विकास लक्ष्य, उस पर हमने कुछ प्रश्न को देख लिया कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हमें कैसे कर लेना है। आप घर पे जाएंगे ना तो उस प्रश्न का उत्तर फॉर्मेटिंग कर लेंगे, है ना। जब आप एक पेज में कर लेंगे ना तो क्या होता है ना, एग्जाम में फिर सोचने की जरूरत नहीं, आया और अपना काम आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि यूपीएससी में आप देखते होंगे कि मोरलेस आपको लगभग 3500-4000 शब्द लिखने होते हैं, 3500-3900 के। वो तभी होगा जब आप नॉन स्टॉप राइटिंग लिखेंगे। अगर एक क्वेश्चन लिखा और अगला क्वेश्चन लिखने के लिए अगर आपको 1 मिनट भी पॉज लेना पड़ा, तो आप 20 मिनट पॉज लिए, 20 मिनट पॉज लेने का अर्थ है कि आप 3 प्रश्न छोड़ के आएंगे, कम से कम 1500 शब्द वाले, अजी 150 शब्द वाले। तो बहुत सारे चीज को कैलकुलेट करके चलना होता है, और ये तभी होगा जब आप एक उत्तर लिख रहे हैं और दूसरे का उत्तर आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है कि अगले प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखा जाएगा, तब आपके कलम नहीं रुकेंगे। एंड हुआ शुरू हो जाइए, एंड हुआ शुरू हो जाइए। इस स्थिति में पहुंचने के लिए बार बार अभ्यास और रिवीजन की जरूरत होगी। फॉर्मेटिंग करके रखना बहुत मायने रखता है कि तुरंत वो पेज फॉर्मेटिंग आपके दिमाग में आए और आप अपना शुरू हो जाइए, किस तरीके से हमें इस पर बढ़ना है। तो वो है। और फिर हम लोग लास्ट में कहाँ पर आ गए, भारत पर आ गए कि राष्ट्रीय प्रयासों में हमने देखा है कि 2005 से पहले हम कैसे थे, 2005 में क्या हुआ, हमारी जो नई रणनीति उसकी क्या विशेषता है, और नई रणनीति जो हमने अपनाया उसके पीछे प्रेरक कारक क्या था। कल के क्लास यहीं से चलेंगे, और यहाँ से चलने के बाद अगर टाइम बचेगा तो हम भूकंप आपदा पर चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।